तो इससे बिहार के जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल या इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबको लाभ होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स बनाएं, आप हो सके तो एक रजिस्टर या पेपर पेन लेकर बैठें और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप नोट करें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं दूंगा वो भी आपके काफी काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिहार राज्य के करंट अफेयर। बिहार राज्य का कौन सा पुलिस स्टेशन है जो पूरे बिहार का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है? यह राष्ट्रीय स्तर पर 10वें नंबर पर रहा और बिहार में नंबर 1 पर रहा। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिसाइड होता है बहुत सारे क्राइटेरिया जिन्हें हमारा गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करता है। गृह मंत्रालय ही ये रैंकिंग निकालता है हर साल, ये दिसंबर के महीने में आ जाती है। तो पूरे बिहार का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है रामपुर चौरम, ये अरवल में है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, रामपुर चौरम थाना ये पूरे बिहार का बेस्ट है और आप देख सकते हैं ये भारत में 10वें नंबर पे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। पूरे भारत का नंबर 1 है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का, ये पूरे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हर राज्य के जो बेस्ट हैं या जो टॉप 10 है वो यहां पे लिखे हैं। इनमें ओडिशा का सेकंड पे है, हरियाणा का, फिर गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लेकिन 10वें नंबर पे बिहार का है। तो रामपुर चौरम थाना अरवल बिहार, इसने बिहार का नाम रोशन किया क्योंकि ये टॉप 10 में आया है पूरे इंडिया में। अब मैं आपको बताता हूं बिहार के मंत्री कौन हैं, यानी अभी जो मंत्रालय है आप जानते हैं शफल हुआ था, तो फिर अभी लेटेस्ट जैसे कई मंत्री ऐसे भी हैं जो बिहार से थे लेकिन अब नहीं है, जैसे रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से सांसद हैं। तो नए मंत्री कौन बने? तो अगर मैं आज की बात करूं, जो हमारा लेटेस्ट मंत्रालय है 17वीं लोकसभा में, इसमें हमारे बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री हैं यानी कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री जो होता है यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो अपने ही विभाग में कैबिनेट रैंक के मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री अभी कौन है? सबसे पहले हैं गिरिराज सिंह, ये बेगूसराय से सांसद हैं और ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं यानी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। बेगूसराय वही जगह है जहां पे कबर ताल है जिसे हम कांवर झील भी बोलते हैं और ये पिछले साल रामसर स्थल बना था, बेगूसराय में ये है, उसके लिए मशहूर है ये। दूसरे हैं राजकुमार सिंह यानी आर.के. सिंह, ये आरा जो कि भोजपुर में है, आरा से ये लोकसभा सांसद हैं और इनके पास 2 मंत्रालय हैं जिनका इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। एक तो है बिजली मंत्रालय और एक है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी यही है और बिजली मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पावर भी यही है। उसके बाद है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस जो लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं और ये हमारे फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ये हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। और आखिर में है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये राज्यसभा से आते हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर थे ये रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये हमारे इस्पात मंत्री यानी कि स्टील मंत्री हैं। इनफैक्ट राजकुमार सिंह जो हैं ये भी आईएएस ऑफिसर थे पहले। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के 4 मंत्री कैबिनेट मंत्री में से 2 पूर्व ब्यूरोक्रेट यानी अफसरशाह रहे हैं। ये हैं 4 कैबिनेट मंत्री और 2 मैंने आपको बताया बिहार से हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री में पहले हैं अश्वनी कुमार चौबे, ये बक्सर से लोकसभा सांसद हैं और ये राज्य मंत्री हैं एक तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में यानी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरे ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। उसके बाद है नित्यानंद राय उजियारपुर जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उजियारपुर से लोकसभा सांसद हैं और ये राज्य मंत्री हैं हमारे गृह मंत्रालय में। राइट, तो 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बिहार से हैं। अभी अभी बिहार में यह घोषणा की गई कि एक दुर्गावती बांध बनेगा। वैसे तो एक दुर्गावती रानी भी थी, आपने दुर्गावती यूनिवर्सिटी सुना होगा जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती के नाम पर। तो दुर्गावती बांध जो बनेगा इसे एक इको टूरिज्म स्पॉट के तौर पे विकसित किया जाएगा। आपको बताना है ये जो दुर्गावती डैम है ये कहां पर है, इसको इको टूरिज्म जोन के तौर पे डिस्कस जो है डेवलप करेगी सरकार। तो दुर्गावती डैम जो है ये कैमूर में है, तो आंसर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और ये करमनासा नदी पे बना है। अगर आपसे पूछें कौन सी नदी पे बना है तो नदी का नाम है करमनासा नदी। अभी अभी बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक चैट बॉट लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है वैक्सीन मित्र।
तो क्या है वैक्सीन मित्र? अगर आप मान लीजिए वैक्सीन के बारे में कोई भी आपके मन में संशय है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, कोई दुविधा या कुछ भी, तो आप सिंपल हाय लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे इस नंबर पे। ये नंबर यहां पे दिया है 94 310 25 555। और जब आप इस पर मैसेज भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई आएगा और आपकी कोई भी क्वेरी जो है यानी शंका, उसका निवारण यहां पर हो जाएगा। तो वैक्सीन मित्र इसको नाम दिया है बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने। बिहार का कौन सा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर जिसने पहचान बनाई, बिहार का सबसे साफ रहा? देखिए, आप यह बात तो जानते हैं कि जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण आता है तो उसमें बिहार काफी पीछे रहता है, यानी बिहार एक आम तौर पर अपनी सफाई या हाइजीन के लिए नहीं जाना जाता। और इस बार भी वही हुआ। इनफैक्ट इस बार पटना का जो प्रदर्शन है बहुत ही निराशाजनक रहा और पूरे बिहार में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो गया ने किया। तो गया बिहार में नंबर 1 था, लेकिन पूरे भारत में ये 289वें नंबर पे था। तो इसी से आप देख सकते हैं कि रैंक कितनी पीछे है। नंबर 1 पे आप जानते हैं इंदौर, हर साल इंदौर ही रहता है। इनफैक्ट जब से स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, अगर मैं पहला साल छोड़ दूं जब मैसूर था, उसके बाद जितने भी साल स्वच्छ सर्वेक्षण आया है वो इंदौर नंबर 1 रहा है मध्य प्रदेश में। और स्वच्छ सर्वेक्षण को कौन सा मंत्रालय कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री अभी हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये क्लियर है, पूरे बिहार में बेस्ट गया रहा ओवरऑल अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसकी रैंक निराशाजनक रही 289। और बिहार राज्य की रैंक क्या रही? तो देखिए, राज्य जो हैं उन्हें छोटे राज्य और बड़े राज्य में जो है 2 श्रेणियों में रखा गया। यहां पर बड़े राज्य उसे कहा गया है जहां पे 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं 100 से ज्यादा नगर निगम हैं। और छोटा राज्य उसे कहा गया है जहां पे 100 से कम है। तो छोटे राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग था झारखंड, और बिहार तो क्योंकि बड़ा राज्य है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े राज्यों में नंबर 1 छत्तीसगढ़ है और सबसे आखिर पोजीशन बिहार को मिला है। यानी ये कह सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे अंतिम में जो है परफॉर्मेंस रहा बिहार का बड़े राज्यों में, और इसकी रैंक रही 13 बड़े राज्यों में। यानी 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा जिन राज्यों में है उनमें बिहार जो है वो 13वें नंबर पे रहा। यह बिहार का परफॉर्मेंस था ओवरऑल। अगर मैं बात करूं बिहार के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप में रहे, बिहार में जो टॉप में रहे, तो बिहार में नंबर 1 गया, जैसे मैंने बताया 289। फिर सुपौल, इनफैक्ट पटना से अच्छा परफॉर्म सुपौल ने किया, सुपौल 300वें नंबर पे रहा, पटना 313 और मुजफ्फरपुर जो है वो 351वें नंबर पे रहा। राइट, मुजफ्फरपुर आप जानते हैं 2 साल पहले न्यूज में आया था क्योंकि यहां की जो शाही लीची है वो बहुत मशहूर है और इसे जीआई टैग भी मिला था, भौगोलिक संकेतक मिला था। तो गया का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अच्छा रहा। अब मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा जिसको बोलते हैं जोनल रैंकिंग की यानी कि कई ऐसी भी रैंकिंग आई हैं जिनमें श्रेणियां बना दी गई हैं। तो एक जोनल रैंकिंग है और एक नेशनल सिटीज की रैंकिंग है। तो पहले सिटीज की रैंकिंग देख लेते हैं। तो 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं उनमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो इनमें अगेन गया सबसे अच्छा रहा। तो गया की रैंक है 206। तो 206 में और 289 में क्या फर्क है? 289 पूरे भारत की रैंक है अगर मैं सारे शहरों को मिला दूं, लेकिन 206 रैंक है गया की अगर मैं सिर्फ 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर देखूं। यानी गया की आबादी 10 लाख से ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले में आता है। तो इसमें गया पहले नंबर पर रहा, राष्ट्रीय स्तर पर रैंक 206, और दूसरे नंबर पर रहा बिहार शरीफ। 1 से 10 लाख वाले आबादी में इसकी रैंक रही 229। ठीक है। अच्छा, 1 से 10 लाख वाली आबादी में नंबर 1 कौन रहा? यह है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी, जिसका रैंक नंबर 1 रहा। अब हम बात करते हैं उन शहरों की जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो इसमें टॉप किया पटना ने। तो पटना का जो रैंक है वो रहा 44 यानी 44 उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और ऐसे काफी कम शहर हैं भारत में जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो पटना की जो रैंक है वो इसमें 44 रही, और इसमें इंदौर नंबर 1 पे रहा। अब जोनल पे बात करते हैं। बिहार कौन से जोन में आता है? बिहार ऑब्वियसली ईस्ट जोन में आता है भारत में, राइट, पूर्वी जोन में आता है। ईस्ट इंडिया का सिटी आप कह सकते हैं इसे। तो जोनल रैंकिंग, अब ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन में पहले हम वो शहर देखते हैं जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। बहुत ही छोटे शहर, 50,000 से 1 लाख आबादी वाले। तो इनमें सुपौल जो है बिहार में नंबर 1 रहा, भारत में इसकी रैंक रही 7। और
नंबर 1 जो पूरे इंडिया में रहा इसमें 50,000 से 1 लाख वाला, मतलब ईस्ट जोन में नंबर 1 रहा, वो है भिलई, चरोड़ा, छत्तीसगढ़। लेकिन आपको ये वाले नंबर 1 याद नहीं रखने, आपको बस बिहार वाला याद रखना है। तो सुपौल जो है वो 7वें नंबर पे रहा ईस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख आबादी वालों में। अब और छोटे की बात करते हैं तो ईस्ट जोन में 25,000 से 50,000 वाली जो आबादी है उसमें नंबर 1 कौन रहा? तो इसमें बिहार में नंबर 1 रहा बहैया, जो भोजपुर में है। इसकी रैंक थी 30, पूरे भारत के ईस्ट जोन में इसकी रैंक 30 थी, 25,000 से 50,000 वाले शहरों में। और छोटे यानी वो शहर जिनकी आबादी 25,000 से भी कम है, यानी कस्बे आप बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, 25,000 से भी कम आबादी वाले में बिहार का बेस्ट रहा टिकारी। और टिकारी जो है ये गया में है, लेकिन ईस्ट जोन में इसकी रैंक रही 189, लेकिन बिहार का ये नंबर 1 था। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है पाटन, तो इसकी रैंक 1 रही इसमें। कोई डाउट? तो टिकारी इसमें बेस्ट परफॉर्म किया बिहार में, ईस्ट जोन में 25,000 से कम वाली आबादी में। अब हम बात करते हैं उन शहरों की जो गंगा नदी के किनारे हैं। गंगा नदी के किनारे जो सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत का वो रहा वाराणसी, और बिहार का मुंगेर दूसरे नंबर पे रहा, और बिहार का पटना तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, तो बिहार। अच्छा, एक बात और, गंगा के जो किनारे शहर हैं ये भी 2 श्रेणियों में बांटे गए, एक जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, राइट, और दूसरे जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। तो दोनों का अलग अलग बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले बता रहा हूं बड़े शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, तो इसमें मुंगेर नंबर 2 पे और पटना नंबर 3 पे रहा। इसके अलावा हाजीपुर नंबर 7, छपरा नंबर 8 और बेगूसराय नंबर 9। ये सब वो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। उसके बाद वो शहर गंगा नदी के किनारे जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, तो इनमें बेस्ट परफॉर्म किया बिहार की तरफ से सोनपुर ने। तो सोनपुर जो है, जहां पे मेला भी लगता है सोनपुर मेला, तो ये नंबर 4 पे रहा। ठीक है, सोनपुर जो है ये शरण डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब हम बात करते हैं छावनी। छावनी को अंग्रेजी में कैंटोनमेंट बोलते हैं, जहां पे हमारी सेना के जवान, उनके परिवार वगैरह रहते हैं, छावनी बोलते हैं उसे। तो सबसे साफ छावनी पूरे भारत की है अहमदाबाद छावनी, और बिहार में जो दानापुर कैंटोनमेंट है पटना, ये नंबर 53 पे रही। ठीक है, दानापुर कैंटोनमेंट, इसकी रैंक आई 53। इतना ही नहीं, सुपौल को एक अवार्ड और मिला है। सुपौल को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला ईस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में, राइट। सुपौल को सिटीजन फीडबैक में ईस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख वाली श्रेणी में बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला। तो यह भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, जिसे दिया है DARPG ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग है। यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सोनेल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन काम करता है, DARPG विभाग। और गुड गवर्नेंस डे जो है, गुड गवर्नेंस डे कब होता है? 25 दिसंबर को, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। इसे हम सुशासन या उत्तम शासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार कैसा रहा, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिहार की रैंक बताऊं, आपको जानना होगा कि बिहार कौन सी श्रेणी में था। तो इसमें हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरी को 3 नहीं बल्कि 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी, फिर हैं हमारे उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्य, और फिर है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। तो बिहार ग्रुप बी में रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप बी में 8 राज्य हैं, इनमें बिहार 6ठे नंबर पे रहा। ठीक है, तो टॉप किसने किया? गुजरात ने टॉप किया ग्रुप ए में, यानी गुजरात में शासन सबसे अच्छा है बड़े राज्यों में, ग्रुप ए में। और मध्य प्रदेश ग्रुप बी में नंबर 1 में रहा। अगर मैं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की बात करूं तो हिमाचल बेस्ट रहा, और सबसे अच्छा शासन यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में रहा। तो यह है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अच्छा, एक बात और याद रखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो होता है ये 10 चीजों से मिलकर बना है, यानी 10 विभाग हैं और 10 मिला के फिर एक कंपोजिट स्कोर दिया जाता है। तो इसमें से एक ऐसा है जिसमें बिहार फर्स्ट पे रहा, तो यह है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर में गुजरात नंबर 1 पे रहा ग्रुप बी में। चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं। बिहार में एक सतघरवा जलाशय योजना, यानी सतघरवा रिजर्वायर स्कीम, ये दोबारा शुरू की गई है अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा। तो आपको बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में की गई है। देखिए, ये वैसे बहुत पुरानी योजना है, और वर्ष 2004 में उस वक्त जो मुख्यमंत्री थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उन्होंने इसका शुभारंभ करा था। ठीक है, यह योजना जो है मुंगेर की है। यहां पे 9 करोड़ रुपए जो राशि है वो भी इसके लिए स्वीकृत हुई थी,
और सरकार का उद्देश्य यह था कि पहाड़ों से जो जमा होने वाला पानी है उसको एक जलाशय में जमा करके हम नहर के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाएंगे, राइट। और जलाशय जो है उसको थोड़ा सा सुंदर बनाकर एक डैम का स्वरूप दे दिया गया था। पानी के लिए फाटक भी बनाया गया था और नहर भी बनाई गई थी, लेकिन फिर समय के साथ इसका रख रखाव नहीं हो पाया, तो अब बिहार की सरकार इसे दोबारा शुरू कर रही है। सतघरबा जलाशय योजना ये मुंगेर की है। बिहार में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ये अभी अभी खुला है, IGIMS हॉस्पिटल यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कहां पे है? तो याद रखिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये पटना में है। तो यहां पे बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है वो शुरू किया गया है, और यहां पे जो ओमिक्रॉन या दूसरे कोविड वगैरह के रिसर्च हैं वो भी किए जाएंगे और इनकी डायग्नोसिस सुविधा भी अवेलेबल होगी। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, ये पूरे भारत का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी है कोर्ट्स की यूट्यूब पर? यानी कि जो उसमें कार्यवाही चल रही होती है, जो मुकदमे चल रहे हैं, आप उनका लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं। ऐसा करने वाला पटना हाई कोर्ट पूरे भारत का जो है कौन से नंबर का कोर्ट है? तो ये है पांचवा है। सबसे पहला था गुजरात हाई कोर्ट, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर ओडिशा। गुजरात हाई कोर्ट पहला था जिसने अपने मुकदमों की लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे शुरू करी थी, और पटना हाई कोर्ट पांचवा है। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय करोल। एक जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 जमा 1 यानी टोटल 34। 33 नॉर्मल जज होते हैं और बाकी जो एक है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो अभी हैं आंध्र प्रदेश के NV रमन। तो टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट ये बिहार में कहां लगेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट ये लगेगा आरा में, और आरा है भोजपुर, तो आंसर है भोजपुर, राइट। भोजपुर में ये लगेगा। वैसे आपको ये भी बता दूं कि भोजपुर जो जिला है ना, इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है अभी अभी। इस जिले को 50 साल हो गए हैं, ठीक है। यह जिला 10 नवंबर 1972 को बना था। एक पहले तो शाहाबाद जो क्षेत्र है उसी में था ये, शाहाबाद जहां पे भोजपुरी बोली जाती है पश्चिम बिहार में, और बिहार यूपी के बॉर्डर पे था शाहाबाद क्षेत्र, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट भी होता था पहले। और उसके बाद 1972 में जो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसको स्प्लिट कर दिया गया, उसका विभाजन कर दिया गया और भोजपुर और रोहतास बना, ठीक है। फिर रोहतास से बाद में कैमूर बना दिया गया और भोजपुर से बाद में बक्सर बना दिया गया। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो भोजपुर जो है इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का कौन सा जिला है जिसके 50 साल पूरे हुए? तो आंसर है भोजपुर। तो बिहार का पहला इथेनॉल, अब इथेनॉल के विषय में समझ लीजिए। इथेनॉल होता है C2H5OH, जो आमतौर पर शराब या मदिरा सेवन होता है उसमें भी इथेनॉल ही होता है। ये तो जो शराब पीते हैं लोग वो C2H5OH ही पीते हैं यानी इथेनॉल। लेकिन अगर इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिक्स करने के लिए किया जाए तो वो उत्तम है। इसलिए भारत की सरकार ने GST इथेनॉल पे 18% से कम करके अब सिर्फ 5% कर दिया है, बशर्ते आप उसे पेट्रोल में मिक्स करें। तो हमारा लक्ष्य यह है 2025-26 तक कि भारत में 20% इथेनॉल हम मिलाएं पेट्रोल के अंदर। इसका लाभ यह होगा, हमारी पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, पेट्रोल की खपत कम होगी। पेट्रोल हमें खरीदना पड़ता है, भारत में पेट्रोल के भंडार कम है तो हमें मध्य पूर्व से खरीदना पड़ता है। हम खरीदते हैं इसे, इराक से खरीदते हैं, दूसरे और तमाम देश हैं सऊदी अरब वगैरह, उनसे खरीदते हैं हम तेल, तो वो खरीदना कम पड़ेगा अगर हम इथेनॉल मिला देंगे। दूसरा, पेट्रोल धुआं छोड़ता है। आप देख सकते हैं पेट्रोल की हर गाड़ी से धुआं आता है, लेकिन इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है। और सबसे बड़ा फायदा, इथेनॉल हमारे जो किसान हैं वो बना सकते हैं। हमारे किसान, क्योंकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इसमें यह कहा गया था कि आप बहुत सारी चीजों से इथेनॉल बना सकते हैं। जैसे एक पौधा होता है जट्रोफा, जिसे रतन ज्योत बोलते हैं हिंदी में, आप उससे भी बना सकते हैं, आप चावल से भी बना सकते हैं। तो कई चीजों से आप इथेनॉल बना सकते हैं। तो इससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हमारी केंद्र सरकार का यह भी लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और अब 2022 आ चुका है तो हम इस साल के अंत तक इंतजार करेंगे कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी होगी या नहीं। लेकिन लक्ष्य यही था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्लियर? तो यह है इथेनॉल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी बेसिकली क्या है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं।
पिछड़े हुए, जो कई सारे विकास पैमानों पर काफी पीछे चल रहे हैं, ऐसे जिले। तो 5 जो सबसे ज्यादा इंप्रूव जिन्होंने करा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे भारत में 5 में से 4 बिहार के हैं। तो कौन से हैं आप यहां पे रैंकिंग देख सकते हैं। नंबर 1 पे रहा झारखंड का दुमका, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे बिहार के रहे। मुजफ्फरपुर दूसरे, औरंगाबाद तीसरे, बांका चौथे और शेखपुरा 5वें नंबर पे रहा। यानी ऐसे शहर जो आकांक्षी हैं, उन्होंने, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया, उनमें टॉप 5 में से 4 बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। श्रेयसी सिंह, इन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता अभी अभी 64वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता हुई पटियाला पंजाब में। ये बिहार में एमएलए हैं, विधायक हैं। कहां से? तो ये विधायक हैं जमुई से। जमुई से, जहां से चिराग पासवान जो हैं वो सांसद है, वहां से, उसी जमुई से मैं बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट बिहार की। तो उसी जमुई से जो है श्रेयसी सिंह एक सांसद हैं, और इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण जीता, मतलब दो स्वर्ण जीते इन्होंने टोटल। तो पटियाला में जो 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें 2 इन्होंने स्वर्ण जीते। बिहार में पहली बार एक कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया था 2021 में, जनवरी 2021 में, और अब आ गया है जनवरी 2022। तो कलरव पक्षी महोत्सव दूसरी बार अब मनाया जाएगा जनवरी 2022 में। कहां पर? और सबसे पहली बार मनाया गया था कहां पे? तो सबसे पहली बार कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया था जमुई में ही, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। वैसे 2 डैम है जमुई में, एक नगी और एक नकटी, तो दोनों को मिला के हम नकी नकटी बोलते हैं, और अब इसे पक्षी विहार बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे पक्षी यहां भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। तो जमुई के नकी नकटी में पहला कलरव राज्य पक्षी महोत्सव हुआ था, और दूसरी बार अब ये कहां पे होगा ये पूछा है, तो ये होगा भागलपुर में। भागलपुर जिसे हम सिल्क सिटी बोलते हैं, जिसका रेशम पूरी दुनिया में मशहूर है। और भागलपुर में कहां होगा, अगर आप और डीप जाना चाहते हैं तो कदवा दियारा। कदवा दियारा, तो कदवा दियारा बेसिकली 2 जगह है, कदवा और दियारा, और यहां पे बहुत सारे जो पक्षी हैं वो देखे जाते हैं इस क्षेत्र में, भागलपुर में। यहां पर ये नवगछिया में आता है, कदवा गांव नवगछिया जो भागलपुर में है, और यहां पर जो है अब दूसरा जो है ये कलरव पक्षी महोत्सव होगा। तो आंसर है भागलपुर। बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने किस चीज के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करा? इस चीज के लिए स्मार्ट कार्ड को शुरू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना, तो यह है ब्लड डोनेशन, यानी रक्तदान। रक्तदान, ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड बिहार ने बनाया है। तो नीतीश कुमार जो है उन्होंने इसका शुभारंभ करा। और बेसिकली क्या है, अगर आप रक्तदान करते हैं तो उसके बाद रक्तदाता जो है उसे एक पेपर डोनर कार्ड दिया जाता था, अब तक कागज का कार्ड दिया जाता था, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आशंका बनी रहती थी कि उसका मिसयूज ना हो या खो ना जाए, और रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मुश्किल होता था। लेकिन अब है स्मार्ट डोनर कार्ड। इसमें हर रक्तदाता की एक विशेष पहचान संख्या होगी, जैसे रक्तदाता का यानी ब्लड डोनेशन जो भी व्यक्ति कर रहा है उसका जन्म तिथि, पूरा पता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, उसका फोटो सब रहेगा। तो कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना आसान हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना। नीति आयोग ने अभी अभी हेल्थ इंडेक्स दिया है, अपनी रिपोर्ट हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया में। यानी यह बताता है कि भारत में स्वास्थ्य जो है प्रणाली, हेल्थ केयर सिस्टम, वो भारत के किस राज्य में कितना अच्छा है। तो इसमें बिहार का रैंक क्या था बड़े राज्यों में? यह चौथी बार है कि इंडेक्स आया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। बिहार इसमें बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे नंबर पे रहा। यानी भारत में सबसे अच्छा हेल्थ केयर केरल में है, और सबसे खराब यूपी में है, लेकिन दूसरा सबसे खराब बिहार में है। तो 19 बड़े राज्यों में 18वें नंबर पे बिहार रहा। अगर मैं हेल्थ केयर की यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में हेल्थ केयर सबसे अच्छा रहा। और अगर मैं हिमालयी राज्य या छोटे राज्यों की बात करूं तो उसमें मिजोरम का हेल्थ केयर सबसे उत्कृष्ट रहा। राइट, तो मिजोरम का हेल्थ केयर सबसे अच्छा है, छोटे राज्यों में, हिमालयी राज्यों में या पूर्वोत्तर में। बड़े राज्यों में बिहार 18वें नंबर पर रहा 19 राज्यों में, और दादरा नगर हवेली दमन दीव नंबर 1 रहा हमारे यूनियन टेरिटरी में। आपको बता दूं कि 24 सूचक थे, इसमें 24 इंडिकेटर थे जिनके तहत ये रैंकिंग निकाली गई है। अब बात करता हूं इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बहुत अच्छा सवाल है।
देखो बेसिकली क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी होती है मूलभूत साक्षरता, मूलभूत साक्षरता, और न्यूमरेसी मतलब अंक ज्ञान, जिसे आप संख्यात्मकता भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरा ड्रीम है कि 2025-26 तक भारत में हमें ऐसा भारत बनाना है कि जब कोई बच्चा तीसरी कक्षा पास कर ले, यानी 3rd ग्रेड जब वो पास करे, तो उसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान हो, यानी मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान उसे हो। और इसके लिए योजना भी शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है निपुण भारत योजना। तो अब मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक सूचकांक आया, तो इसमें पश्चिम बंगाल ने टॉप किया है बड़े राज्यों में, और बिहार सबसे नीचे रहा, यानी कि सबसे बॉटम पे रहा बिहार बड़े राज्यों में, राइट। तो ये इंडेक्स ये देखता है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें साक्षरता का क्या पैमाना है, कितने साक्षर हैं वो, ठीक है। और छोटे जो स्टेट हैं उनमें केरल नंबर 1 रहा, और झारखंड का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। ये मैं छोटे राज्यों की बात कर रहा हूं, केरल को छोटा राज्य माना गया, तो केरल ने टॉप किया छोटे राज्यों में, झारखंड सबसे खराब रहा, बड़े राज्यों में बंगाल सबसे अच्छा रहा और बिहार सबसे खराब परफॉर्मेंस था, ठीक है। और अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें मिजोरम बेस्ट रहा, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप बेस्ट रहा। इस इंडेक्स को किसने दिया? इस इंडेक्स को दिया इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस, और इसको रिलीज करा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं बिबेक देबरॉय। अब बात करते हैं गोविंदो भोग चावल की। वैसे तो ये बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का चावल है, ये इसे जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन बिहार में ये कहां पर ग्रो किया जाता है? तो ये किया जाता है कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर आप जानते हैं, पहाड़ियां कैमूर की। तो कैमूर के पहाड़ों में गोविंदो भोग चावल जो है उसकी खेती होती आई है, लेकिन अब बिहार के दूसरे जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर भी इसकी खेती होगी। ये बिहार की सरकार है उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जमुई, नवादा, रोहतास, कैमूर में तो होता है, और बांका, इन जिलों का चयन किया गया है। यहां पर भी अब किसान गोविंदो भोग चावल जो है, क्योंकि इसकी मांग अब लगातार बढ़ रही है, तो गार्लैंड ट्रेंच बनाए जाएंगे जिनमें इसकी खेती होगी। तो गोविंदो भोग चावल अभी के लिए जो है कैमूर में इसकी खेती होती है, ठीक है। वैसे ये चावल बर्धमान का है, बंगाल का चावल है। बंगाल में और भी चावल होते हैं, जैसे तुलापंजी चावल है, और ये सब चावल भी वहां पे बंगाल में होते हैं। बिहार के भी चावल हैं, कटरनी चावल वगैरह, मैं आऊंगा उन पे, बाद में उनका जिक्र करूंगा। बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे अभी अभी क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड मिला यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च के द्वारा? ये यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, ये एक गैर सरकारी संगठन है जो स्विट्जरलैंड में है, राइट। तो इन्होंने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड किस बिहार की यूनिवर्सिटी को दिया है? तो याद रखिए, यह अवार्ड अभी अभी मिला है नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला एक समय ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी दुनिया की, और नालंदा यूनिवर्सिटी को ये मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी भारत की संसद ने NIPER अमेंडमेंट बिल पास करा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल। तो इसने 6 इंस्टीट्यूट हैं, 6 संस्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान डिक्लेयर करा है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या इनमें कोई बिहार का भी है? हां, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बोलते हैं हिंदी में। तो जिसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान डिक्लेयर किया गया है वो है हाजीपुर का। तो आंसर है हाजीपुर। और मैं आपको बता देता हूं कि ये 6 कौन से हैं। एक तो हाजीपुर हो गया, बिहार का एक ही है, बाकी अहमदाबाद है गुजरात का, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और रायबरेली यूपी। ये 6 NIPER हैं, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिन्हें अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया। और इसका फायदा क्या होता है? अगर किसी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो अपनी खुद की डिग्री दे सकता है, वहां पे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह शुरू कर सकता है, उसको ऑटोनॉमी मिलती है, यानी स्वायत्ता मिलती है, फ्रीडम मिलती है, आजादी मिलती है डिसीजन लेने की। तो ये सब कुछ फायदे होते हैं। वो UG, PG, PhD कोर्स वगैरह शुरू कर सकता है इत्यादि। बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कमला नदी पे एक बैरेज बनाया जा रहा है? बैरेज जो होता है, नदी का जो पानी का बहाव होता है उसको मोड़ने या उसका एक टेम्परेरी संचय करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा बैरेज है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज जो है
मुर्शिदाबाद आपने बंगाल में सुना होगा, गंगा नदी का पानी जब हम हुगली की तरफ मोड़ते हैं तो फरक्का बैरेज का इस्तेमाल होता है। तो बिहार में कमला नदी पे भी एक बैरेज बन रहा है। ये कहां पे बन रहा है? तो याद रखिए, ये बन रहा है मधुबनी जिले में। तो आंसर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर यह बन रहा है और ये अब शुरू हो गया है इसका निर्माण। मधुबनी जिले में जयनगर एक जगह है, वहां पर यह बनेगा, जयनगर, वहां पर यह बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने बिहार की सरकार को अप्रूवल दे दिया है खनन करने के लिए। तो बिहार में खनन कहां पर होगा, माइनिंग कहां पर होगी? तो याद रखिए, बिहार में माइनिंग होगी औरंगाबाद, गया और रोहतास में। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है जिसे सासाराम बोलते हैं। तो सासाराम में क्रोमियम और निकल की खनन की जाएगी और औरंगाबाद और गया में पोटैश का खनन होगा। तो पोटैश का जो इस्तेमाल है वो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने में होता है, खाद बनाने में होता है। तो पोटैश जो है उसकी माइनिंग होगी, उसका खनन होगा औरंगाबाद और गया में, क्योंकि यहां पर उसके भंडार मिले थे, और रोहतास में भंडार मिले थे क्रोमियम और निकल के। तो यहां पे सासाराम में जो है आवंटित कर दिए गए हैं ब्लॉक केंद्र सरकार के द्वारा। तो रोहतास जिले में क्रोमियम और निकल और औरंगाबाद और गया में पोटैश का खनन होगा यहां पे। और आपको मैं यह भी बता दूं कि अभी बिहार में और भी भंडार मिले हैं, जैसे माइका का भंडार अभी अभी मिला है नवादा में, माइका का भंडार मिला है नवादा में। और एक चीज होती है फायर क्ले, तो फायर क्ले जो होती है इसके भंडार अभी भागलपुर में मिले हैं। तो इन पर भी काम होगा। इतना ही नहीं, भागलपुर में कोयले के भी कुछ भंडार पाए गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया अभी अभी। यह बिहार का सर्वोच्च सम्मान है शिक्षा के क्षेत्र में। यह किसे मिला? इसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे रखा गया है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो यह मिला डॉक्टर शंकर नाथ झा को। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जो मूसाहर समुदाय हैं, ये जमुई के दलित मूसाहर, तो शंकर नाथ झा को मिला है। और आप YouTube पे वीडियो भी देखना कि मूसाहर समुदाय की जो स्थिति है कितनी दयनीय है। इनका नाम मूसाहर क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये चूहे खाते हैं। मूसा मतलब चूहा, रैट, हर मतलब खाना, मूसाहर मतलब चूहा खाना। इतनी गरीबी में रहते हैं कि चूहा खा के अपना सेवन करते हैं। इस पे YouTube पे कई डॉक्यूमेंट्रीज भी है, मैं चाहता हूं आप उन्हें जरूर देखें। तो मूसाहर समुदाय के उत्थान के लिए काम किया डॉक्टर शंकर नाथ झा ने, उन्हें मुफ्त शिक्षा वगैरह मुहैया कराई जमुई में। तो इसके लिए इन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार मिला है। अभी बिहार की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बिहान। तो क्या है ये ऐप, किस बारे में है बिहान? बिहान का अर्थ है बिहार हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एन से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। यानी हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी खेती, फल और सब्जियों की खेती, जिसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो बिहार हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी इन शॉर्ट बिहान। तो बिहार का जो कृषि विभाग है उनके अधीन 3 निदेशालय आते हैं, डायरेक्टोरेट आते हैं। कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण, तीनों का यह संयुक्त ऐप है। इसमें किसान को सारी जानकारी मिलेगी, जैसे उसको अपने खेत में कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाए तो ज्यादा उत्पादकता होगी, ज्यादा पैदावार होगी, किस पंचायत में किस फसल की खेती की जानी चाहिए, यह सब आपको जानकारी बिहान ऐप पे मिलेगी। इससे सरकार को योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। बिहार से कितने लोगों को इस बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है? तो आपको यह क्रमशः लगाना है कि सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। तो ये 2021 के लिए बताऊंगा पहले, फिर 2020 के लिए बताऊंगा, क्योंकि मिले तो 2021 के अंत में ही है, नवंबर और दिसंबर में, लेकिन घोषणा पहले हो गई थी। तो आपको 2020 और 2021 के पता होने चाहिए। अभी मैं पूछ रहा हूं 2021 के लिए एकदम लेटेस्ट। तो याद रखिए, ये जो मिला है इस बार, एक भी पद्म विभूषण नहीं मिला, ठीक है, एक मिला है पद्म भूषण और 4 मिले हैं पद्मश्री। तो आंसर हो गया 014। पद्म विभूषण कोई नहीं मिला इस साल, पद्म भूषण 1 मिला है और पद्मश्री 4 मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं किस किस को मिले हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है इस वीडियो में सारा। तो रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, इन्हें मृत्युपरांत मिला है अभी अभी।
ठीक है, क्या मिला है इन्हें? पद्म भूषण इन्हें मिला है। फिर दुलारी देवी, श्रीमती दुलारी देवी, श्री रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह और मृदुला सिन्हा, इन्हें मिला है पद्मश्री। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रामविलास पासवान जी जो हैं, इनका जन्म खगड़िया में हुआ। हालांकि ये हाजीपुर और कई जगह से इन्होंने चुनाव लड़े हैं, बहुत लंबा इनका राजनीतिक जीवन रहा है। तो रामविलास पासवान को पब्लिक अफेयर के लिए, मृदुला सिन्हा जो गोवा की गवर्नर रह चुकी थी, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था, इन्हें कला और साहित्य के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर से थी। एक लोक नृत्य होता है नाच, तो इसको परफॉर्म करने वाले नर्तक रामचंद्र मांझी, ये शरण डिस्ट्रिक्ट से थे। दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग बनाती थी, मिथाली जो मिथिला का जो चित्रकारी होती है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भागलपुर से थे। तो इन सबको मिला है 5 लोगों को, ठीक है, 1 पद्म भूषण और 4 पद्म श्री। अब हम बात करते हैं 2020, क्योंकि जिनकी घोषणा 2020 में भी हुई थी, उनको पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवंबर 2021 में दिया है, तो एकदम लेटेस्ट। तो 2020 में 8 व्यक्ति हैं बिहार के जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले। इनमें 1 पद्म विभूषण और 7 पद्म श्री। तो पद्म विभूषण मिला था जॉर्ज फर्नांडिस को। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से नहीं थे, इनका जन्म तो मैंगलोर में हुआ था, तो फिर इन्हें बिहार से क्यों मिला? हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार के थे? इन्होंने बहुत सारा जीवन अपना बिहार में बिताया। ये जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, जेल भी गए, और इन्होंने चुनाव भी बिहार से लड़ा, मुजफ्फरपुर से लड़ा, बांका से लड़ा, नालंदा से लड़ा। तो ज्यादातर इनका राजनीतिक जीवन बिहार में ही बीता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की पर्सनैलिटी थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण मृत्योपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, और 7 लोग हैं इनको छोड़ के जिनको पद्मश्री मिला। यानी पद्म भूषण किसी को भी नहीं मिला 2020 में, 1 मिला पद्म विभूषण और 7 मिले पद्मश्री। ये 7 लोग कौन हैं? सुजॉय कुमार गुहा पटना के हैं, ये साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। बिमल कुमार जैन मुंगेर से हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में। शांति जैन, इन्हें फोक क्वीन कहा जाता था, बहुत अच्छा गाती थी, बिहार ये पटना से थी, कला के क्षेत्र में। डॉक्टर शांति रॉय मेडिसिन गोपालगंज से थे। श्याम सुंदर शर्मा पटना से, कला के क्षेत्र में। रामजी सिंह समाज सेवी मुंगेर से थे, और वशिष्ठ नारायण सिंह भोजपुर से थे, और गणितज्ञ थे, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो इन्हें 7 लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो पद्म पुरस्कार जो है वो उन पे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आएगा, जरूर आएगा। इन्हें अच्छे से आप पढ़ें और रिवाइज करें। अभी अभी बिहार में आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया, तो कहां पे मनाया गया आयुर्वेद महोत्सव? चलो पहले बिहार नहीं, पहले राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, ठीक है। ये बताइए आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस होता है दिवाली के 2 दिन पहले। दिवाली थी इस बार 4 नवंबर 2021 को, तो 2 दिन पहले धनतेरस, जिसे हम धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं, उस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यानी 2 नवंबर को मनाया गया आयुर्वेद दिवस। और आयुर्वेद आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। आयुष मंत्रालय में 5 क्षेत्र होते हैं। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी जो यूनान से आया था ग्रीस से, एस से सिद्धा जो तमिलनाडु की चिकित्सा है, और होम्योपैथी जो जर्मनी से आया था। जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हानेमान जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। तो आयुष मंत्रालय जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो आयुर्वेद फेस्टिवल जो मनाया गया अभी वो मनाया गया राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है नालंदा। यहीं से जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आते हैं नालंदा से, उन्हीं का क्षेत्र है। तो याद रखिए, ऑप्शन में हो सकता है आपको नालंदा ना मिले राजगीर, तो आप राजगीर मार्क करना। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। हमारे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो उन्होंने बिहार मखाना जिसको जीआई टैग मिला था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इसका नाम हो गया है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को अप्रूव कर दिया गया है। एक्चुअली क्या है, पूरे बिहार में मखाना फेमस नहीं होता, राइट। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितना भी मखाना उसका उत्पादन होता है, उसका 85% बिहार से होता है। पूरी दुनिया का मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहते हैं, फॉक्स नट। तो बिहार में हर साल 6000 टन का मखाना उसका उत्पादन होता है, 85% दुनिया का। और बाकी 15% जो है वो थोड़ा थोड़ा जापान, थोड़ा थोड़ा कनाडा, बांग्लादेश, जर्मनी और चीन में उगाया जाता है।
और मिथिला में एक बात कही जाती है, पग पग पोखर माछ और मखान। यह कहावत है मिथिला में, यानी कदम कदम पे, पग पग आपको क्या मिलेगा? तालाब यानी पोखर, माछ मतलब मछली, और मखान मतलब मखाना। तो ये रीजनल आइडेंटिटी है मिथिला की। तो इसलिए मिथिला मखाना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा तर्कसंगत है, बजाय हम बिहार मखाना कहें, क्योंकि ज्यादातर उत्पादन मिथिला क्षेत्र में होता है, मिथिलांचल में होता है मखाने का। राइट, तो आंसर है मिथिला मखाना। बिहार को गुड गवर्नेंस के लिए यानी कि उत्तम शासन के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। तो किस कैटेगरी में मिला है? बिहार ने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट यानी कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में लागू किया नीतीश कुमार ने, और इसमें लोगों को यह अधिकार दिए गए कि वो सरकारी सेवाएं ऑनलाइन अवेल करें और एक सरकारी जो बाबू है, अफसर, उससे पूछें कि भाई कितने समय सीमा में आप इसको पूरा कर देंगे। तो यह अधिकार लोगों को मिला आरटीपीएस एक्ट से, यानी राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। तो इस एक्ट का इस्तेमाल बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उसके लिए भी किया गया। इसमें बड़ी आसानी से लोगों को ये मिलने लगे, डिजिटली मिलने लगे। तो इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए स्कॉच अवार्ड बिहार को अभी अभी दिया गया। अभी अभी बिहार की कौन सी 8 साल की बच्ची है जो बिहार यूनिसेफ की एक दिन के लिए हेड बनी? तो यह बनी, इसका नाम है आद्या कुमारी। आद्या कुमारी बिहार यूनिसेफ की एक दिन के लिए सिर्फ हेड बनी। उन्होंने यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी एक दिन के लिए संभाली। इससे हमने ये मैसेज दिया कि नारी सशक्तिकरण का हमने मैसेज दिया, गर्ल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का हमने मैसेज दिया। यूनिसेफ आप जानते हैं बच्चों के विकास के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अनुष्का एक और बच्ची है बिहार की, 21 साल उम्र है इनकी। ये सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। ठीक है, पूरे बिहार में सबसे कम उम्र की सरपंच बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। अनुष्का कुमारी कहां से हैं? ये कुशहर पंचायत, शिवहर ब्लॉक, वहां से हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे कम उम्र की सरपंच, मुखिया जो है वो बनी है। बिहार में अभी अभी ट्रिपल ड्रग थेरेपी चल रही है। ट्रिपल ड्रग मतलब 3 दवाइयां पिलाई जा रही हैं। आईडीए, आईडीए में आई मतलब इवरमेक्टिन, डी मतलब डाई इथाइल कार्बामाज़ेपिन और ए मतलब अल्बेंडाजोल। तो ये दवाइयां कौन से डिजीज को खत्म करने के लिए पिलाई जा रही हैं? ये सबको पिलाई जाएंगी, ये भी आपको बता देता हूं, सबको, सिवाय उन बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें नहीं पिलाई जाएगी। 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं, गर्भवती महिलाओं को नहीं पिलाई जाएगी, और जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, जैसे कैंसर के आखिरी स्टेज पे हैं, उनको नहीं पिलाई जाएगी। बाकी बिहार में सबको पिलाई जाएगी आईडीए। तो ये कौन सी बीमारी के लिए? ये अभी अभी औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर जिले में शुरू की गई पिलानी, लेकिन पूरे बिहार में पिलाई जाएगी। तो ये लिम्फेटिक फिलेरियोसिस की दवाई है। तो आंसर है लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट की, किस जिले की बालूशाही, उसको जीआई टैग मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बिहार की सरकार ने अप्लाई करा है। बिहार की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। जैसे एक मिठाई मेरे को याद आती है, नालंदा की सिलाव खाजा, सिलाव खाजा, इसे भी मिला था। मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुरी सिल्क है, मगही पान है, कटरनी चावल है, जरदालू आम है, तमाम सारे जो उत्पाद हैं। शाही लीची है मुजफ्फरपुर की। तो बालूशाही कहां की है जिससे जीआई टैग मिलने की संभावना बढ़ गई है? तो याद रखिए, यह है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। और बिहार की सरकार क्या चाहती है? बिहार की सरकार यह चाहती है कि बिहार के 4 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिले। इन चारों के नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले नालंदा की 52 बूटी, नालंदा की 52 बूटी। फिर गया के पत्थरों का शिल्प जो होता है, पत्थर शिल्प, पत्थरों को तराश के जो वो की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो गया डिस्ट्रिक्ट का पत्थर शिल्प। सीतामढ़ी की बालूशाही। और खुरमा, खुरमा कहां का मशहूर है? खुरमा मशहूर है भोजपुर का, भोजपुर का खुरमा, मिठाई होती है खुरमा। इन चारों को बिहार की सरकार चाहती है कि भौगोलिक संकेतक मिले, जीआई टैग मिले। मिलेगा नहीं मिलेगा, समय बताएगा। ठीक है। और अगर आप और डीप जाना चाहते हैं कि भाई सीतामढ़ी में कहां की, तो यहां पर एक सैदपुर, रैने सैदपुर जगह है, गांव है, वहां की जो है ऐसा सुनने में आता है कि बालूशाही सबसे अच्छी है।
तो बस आपको लेकिन एग्जाम में आप सीतामढ़ी याद रख लो, इतना काफी है मेरे को लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अभी अभी भारत का पहला सिलो वेयर हाउस बनाया जाएगा। वेयर हाउस मतलब होता है जहां पे हम अनाज का भंडारण करते हैं, अनाज को स्टोर करके रखते हैं। तो ये साइलो गोदाम कहां बनेगा? तो ये बनेगा बक्सर और कैमूर में। चावल के लिए भी बनेगा और गेहूं के लिए भी बनेगा। चावल 12,500 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम होगा और गेहूं का उससे भी बड़ा 37,500 मैट्रिक टन क्षमता का होगा। साइलो गोदाम में कई साल तक जो फसल होती है वो खराब नहीं होती। कई सालों तक चावल गेहूं आप उसमें रख दो, कई सालों तक खराब नहीं होगा। तो भारत का पहला ये साइलो वेयरहाउस कहां बनेगा? साइलो गोदाम बक्सर में बनेगा और कैमूर में बनेगा। अब मैं बात करता हूं बिहार के जो एक्सप्रेसवे हैं, द्रुतगामी राजमार्ग जिन्हें एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो बिहार में 4 एक्सप्रेसवे आपको पढ़ने हैं जो बन रहे हैं। चारों के बारे में आपको बताता हूं संक्षिप्त में। सबसे पहला है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। मगध क्षेत्र के औरंगाबाद से मिथिला के जयनगर तक 271 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसमें 80% ग्रीनफील्ड होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब है पहले वहां कोई सड़क नहीं हो, पूरी तरह से नया प्रोजेक्ट। मान लो अगर कोई सड़क है और मैं उसी की मरम्मत करके बनाता हूं नई सड़क, तो वो ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड में हम जो पहले से प्रोजेक्ट होता है उसका नवीनीकरण करते हैं, आधुनिकरण करते हैं या उसका जीर्णोद्धार करते हैं, उसी को बेहतर बनाते हैं। 80% नई सड़क बनेगी एकदम, 80% ग्रीनफील्ड होगा और इसका निर्माण NHAI करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ बिहार को ये कनेक्ट करेगा, क्योंकि जयनगर एकदम नॉर्थ में है और औरंगाबाद एकदम साउथ में है। तो इससे दरभंगा एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी जब ये औरंगाबाद से जयनगर तक जाएगा तो बीच में जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट से होते हुए जाएगा। और दरभंगा आप जानते हैं कि एकदम नया ये एयरपोर्ट बना है बिहार में, राइट? ये भी आपको पता होना चाहिए। और जयनगर आप जानते हैं ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, एकदम नेपाल बॉर्डर पे। चलिए दूसरा एक्सप्रेसवे जो आपको पढ़ना है वो है रक्सौल से कोलकाता। तो ये रक्सौल से पटना होते हुए कोलकाता जाएगा और 135 किलोमीटर लंबा ये होगा। रक्सौल जो है ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, ईस्ट चंपारण। तो वहां से लेके कोलकाता तक होगा ये। और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये आगे हल्दिया पोर्ट तक जाएगा, यानी कोलकाता से भी 100 किलोमीटर और आगे हल्दिया आता है, तो हल्दिया पोर्ट तक जाएगा। उससे सामान की आवाजाही, क्योंकि ईस्ट चंपारण भी जो ऊपर नेपाल बॉर्डर है वहां से लगता है, तो ईस्ट चंपारण से मतलब जो नेपाल, हमें गुड्स नेपाल से आते हैं, अगर नेपाल भेजने हो पूरे बिहार में कहीं से भी, तो इसको वो सुगम बनाएगा। ईस्ट चंपारण को हल्दिया पोर्ट से कनेक्टिविटी देगा रक्सौल पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। तीसरा जो है वो है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बक्सर एकदम, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बक्सर जो बिल्कुल वेस्ट बिहार है और भागलपुर एकदम ईस्ट बिहार है। तो बक्सर और भागलपुर एक्सप्रेसवे, यानी आप इसको एक तरह से ईस्ट वेस्ट बिहार कॉरिडोर बोल सकते हो। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। उसके बाद चौथा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अब आप कहेंगे गोरखपुर तो यूपी में है और सिलीगुड़ी बंगाल में है, तो बिहार का क्या इससे लेना देना है, क्योंकि 80% ये एक्सप्रेसवे बिहार से जाएगा। ये 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और इसमें से 416 किलोमीटर यानी लगभग 80% बिहार से पास होगा। तो ये गोरखपुर को सिलीगुड़ी से जोड़ेगा और गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 600 किलोमीटर से कम कर देगा। तो ये कैसे कैसे पास करेगा बिहार से? ये गोपालगंज से पास एंटर करेगा, मतलब बिहार में जब घुसेगा ये, तो सबसे पहले गोपालगंज में घुसेगा, फिर ये सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज होते हुए फिर ये सिलीगुड़ी जाएगा। ठीक है, ये 100% ग्रीनफील्ड होगा, पूरा एकदम ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है ये, इसमें ब्राउन फील्ड कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 4 एक्सप्रेसवे हैं जो एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है। अब एक्सप्रेसवे ही नहीं, हमें हाईवे भी पढ़ने हैं बिहार में। तो बिहार में 3 नए हाईवे बन रहे हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला नवादा से जाएगा, नवादा से बरौनी, फिर झंझारपुर लडनिया हाईवे, राइट?
तो नवादा आप जानते हैं, नवादा एकदम साउथ में है, तो ये 220 किलोमीटर का है और इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेपाल को मिलेगी। नवादा से नेपाल बॉर्डर तक ही जाएगा, ये हाईवे है। फिर माझी, बरौली, बेतिया, बाघा, कुशीनगर हाईवे 215 किलोमीटर का हाईवे है। ये नॉर्थ और वेस्ट बिहार को ये कनेक्ट करेगा। उसके बाद है कहलगांव, कुर्सेला, फोर्ब्सगंज 4 लेन हाईवे, ये 120 किलोमीटर का है। और कहलगांव जो है भागलपुर, आप जानते हैं कि कहलगांव इंडस्ट्रियल हब है ईस्टर्न बिहार का, तो ये उसको अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये 3 हाईवे आपको याद रखने हैं। अभी अभी दिल्ली में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। प्रगति मैदान में हर साल होता है ये, लगभग 15 दिन चलता है ये। तो इसमें बिहार को गोल्ड मेडल मिला है फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले, यानी बिहार का जो पवेलियन लगा था उसके लिए उसे गोल्ड मेडल मिला है। बिहार का पवेलियन सबसे अच्छा था सभी राज्यों में, और इसमें बिहार पार्टनर राज्य भी था और फोकस राज्य थे झारखंड और यूपी। बिहार था पार्टनर राज्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं अभियंत्रण, तो अभियंत्रण की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। बीटेक की जो डिग्री है आप हिंदी में ले सकते हैं। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, याद रखिए, ये है एनआईटी पटना। एनआईटी पटना पूरे भारत का पहला है। हालांकि जो आईआईटी बीएचयू है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी, उसने पहले घोषणा कर दी थी, लेकिन वहां पे सत्र 2023 से शुरू होगा और एनआईटी में 2022 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, एनआईटी पटना में एक्चुअल में सबसे पहले जो बीटेक की डिग्री है वो हिंदी में होगी, क्योंकि आईआईटी बीएचयू ने घोषणा पहले कर दी थी, लेकिन इनका सत्र 2023 से शुरू होगा। ठीक है। परिवार नियोजन दिवस, फैमिली प्लानिंग डे, ये बिहार में मनाया जाएगा हर महीने। तो आपको बताना है कि ये किस दिन मनाया जाएगा, हर महीने की कौन सी तारीख को ये मनाया जाएगा। हर महीने की 21 तारीख को मनाया जाएगा बिहार में परिवार नियोजन दिवस। क्यों, बिहार में आवश्यकता क्या है? देखो, एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट और एक होता है रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है, 2.1, यानी मान लीजिए एक नर है और एक मादा, यानी कि मैन वुमेन, तो उन्हें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए कि वो अपने आप को रिप्लेस करें, क्योंकि ये दोनों एक दिन चले जाएंगे। तो 2 बच्चे होने चाहिए। अगर 2 हैं तो मतलब आबादी उतनी रहेगी, लेकिन ये 2 नहीं, 2 से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है। हर बच्चा वयस्क नहीं बनता, राइट। तो 2.1 लेके चलते हैं उसे, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि एक व्यक्ति को 2 बच्चे अगर वो पैदा करेगा 2.1, तो आबादी उतनी ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन अगर 2.1 से ज्यादा वो पैदा कर रहा है तो मतलब आबादी बढ़ेगी, और 2.1 से अगर कम पैदा कर रहा है तो आबादी घटेगी। अब बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 है, तो बिहार की आबादी अभी भी बढ़ रही है, स्टेबलाइज नहीं हो रही है। उसको कम करके हमें 2.1 तक लाना है। तो परिवार नियोजन दिवस यही है कि फैमिली प्लानिंग करके ही आप जो है बच्चा पैदा करें, उसे इस दुनिया में लेकर आए। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी हर महीने की 21 तारीख को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का दूसरा उड़न खटोला मतलब रोपवे, तो एक ये तार होती है, राइट, तार के ऊपर एक ऐसे ये उड़न खटोला जाता है और इसमें लोग बैठ के जाते हैं। तो ये जो मंदार की पहाड़ियां हैं वहां पे इनॉग्रेट हुआ है। तो आपको बताना है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे पहला बिहार का जो उड़न खटोला था वो है राजगीर में, राजगीर रोपवे, और इसमें बैठ के आप जो है राजगीर की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर विश्व शांति स्तूप तक जा सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरा है मंदार की पहाड़ियों में, और ये कहां स्टार्ट हुआ है? तो ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है बांका डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांका। और बांका में एक बांध भी बन रहा है, डैम बन रहा है, जिसका नाम है ओढ़नी बांध। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ओढ़नी बांध कहां बन रहा है? ये पर्यटन के तौर पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये बांका में बन रहा है। और बांका के मंदार की पहाड़ियों में ही बिहार में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जोन भी बन रहा है, यानी जैव विविधता संरक्षण केंद्र। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जोन भी मंदार की पहाड़ियों में ही स्थापित किया जा रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहला व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर है कांस्टेबल बना, वो कौन है? तो ये थे रचित राज। पहले ये अपने आप को एक वुमेन के तौर पे आइडेंटिफाई करते थे, रचना नाम था इनका, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम रचित राज रख लिया और ये सब इंस्पेक्टर थे।
ये पहले किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो बिहार में सब इंस्पेक्टर बने ट्रांसजेंडर, और इनकी मृत्यु भी हो गई। आपको बता दूं, एक दुखद घटना में नवंबर में एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसको दिया हमारे खाद्य नियामक प्राधिकरण ने यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। तो गुजरात ने टॉप किया है बड़े राज्यों में, गोवा ने टॉप किया है छोटे राज्यों में, और जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है यूनियन टेरिटरी में। बिहार जो है वो बड़े राज्यों में आखिर में रहा, यानी 20वें नंबर पर रहा। यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये बताता है कि भारत में विभिन्न जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें खाद्य सुरक्षा को लेकर कितना अच्छा एक तंत्र है पूरा, राइट, एक पूरा तंत्र है, पूरा वैल्यू चेन है। तो उसमें गुजरात में खाद्य सुरक्षा सबसे बेस्ट है और बिहार में सबसे खराब है। बिहार एकदम आखिर में रहा, यहां देख सकते हैं टेबल में आप, 20वें नंबर पे जो है बिहार रहा। अब बात करते हैं नीति आयोग के एक और सूचकांक की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पहले सिर्फ यह बोला जाता था अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन अब गरीबी को देखने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और रहन सहन का स्तर, तीन चीजों से मिलकर बनता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। तो इसमें बिहार सबसे पुअर जो है इंडिया का स्टेट है, सबसे खराब, सबसे पुअर स्टेट इंडिया का रहा इसमें, इस सूचकांक के हिसाब से। नीति आयोग का था यह इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से पूरे बिहार की जितनी भी जनता है वो 51.91% बहुआयामी गरीब है, यानी हर तरह से गरीब है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर में। यह पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर झारखंड रहा सबसे खराब परफॉर्मेंस में, और तीसरे नंबर पर यूपी रहा। झारखंड में 42 और यूपी में लगभग 38% लोग बहुआयामी गरीब हैं, लेकिन ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बिहार में है। अब बात करते हैं, बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, राइट, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये भारत के 51 टाइगर रिजर्व में से 14 सिलेक्ट किए गए हैं कैट्स के द्वारा, उनमें इसको जगह मिली। तो क्या भारत में 51 टाइगर रिजर्व है? हाँ, 51 में है। पहले तो 50 थे, पिछले 3-4 साल पहले तक 50 थे, इसी साल बने हैं बाकी 3। तो अब आप कहेंगे फिर आप 53 क्यों नहीं बता रहे, 51 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 51वां बना है तमिलनाडु में मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व, ये ऑफिशियल हो गया है अभी, और जो बाकी 2 बने हैं वो अभी बस ऑफिशियल नहीं हुए हैं, वहां की राज्य की सरकार ने अनाउंस कर दिए हैं, NTCA की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से। इनमें राजस्थान में बना है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और एक बना है अभी अभी छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो वहां पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य अभयारण्य को मिलाकर बना है। तो भारत में ऑफिशियली 51 है अभी, और 51 में 14 हमारे टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे, इसीलिए वो कैट्स का हिस्सा बने। कैट संगठन 2013 में बना था, इसकी फुल फॉर्म है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये बताता है कि टाइगर रिजर्व में जो मानक स्थापित करता है ये कि किस तरह से बाघों को हमें रखना है, किस तरह से करना है, तो उसमें 14 हमारे जो हैं आ गए हैं, और उनमें बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि भी उसका हिस्सा बन गया है। तो ये काफी गर्व की बात है बिहार के लिए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे शिक्षा मंत्रालय का, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बताता है कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा बिहार का। अगर आप भारत के टॉप 100 बेस्ट इंस्टीट्यूट देखें तो बस उसमें एक ही बिहार का है, वो है IIT पटना, ये 51वें नंबर पे रहा, IIT पटना। इसके अलावा बिहार का कोई भी टॉप 100 में नहीं है। और IIT पटना की इंजीनियरिंग कैटेगरी में रैंक थी 21, यानी भारत का 21वां बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग में, और 47वां बेस्ट है रिसर्च में IIT पटना। और इसमें नंबर 1 ओवरऑल रहा IIT मद्रास, पूरे भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। बिहार में सबसे पहला नगर वन बना है अभी अभी, जिसका नाम रखा गया है ब्रह्म वन। यह कहां पे बना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो याद रखिए, यह बना है गया में। तो आंसर है गया। और यहां पे गया में ब्रह्म योनि की पहाड़ियां हैं, ब्रह्म योनि की पहाड़ियां हैं। गया आप जानते हैं फल्गु नदी के किनारे है, और यहां पे 127 एकड़ जमीन के ऊपर बना है ब्रह्म वन। तो ये नगर वन क्या होते हैं?
देखिए, भारत की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हमें 200 नगर वन बनाने हैं पूरे भारत में, यानी अर्बन फॉरेस्ट, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें हवा के शुद्धिकरण के लिए भी पेड़ लगाने हैं, नगर वन बनाने हैं, यानी हम अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे 200। तो 200 नगर वन में कुछ बिहार में बनेंगे, कुछ कहीं और बनेंगे। तो बिहार का जो पहला बना है वो बना है गया में, इसका नाम रखा है ब्रह्म वन। ब्रह्म योनि की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये बना है। इसमें 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने करा है। और इस नगर वन को बनाने के लिए गया प्रशासन ने किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी प्राकृतिक संपदा को नहीं पहुंचाया है, किसी भी तरह की क्षति उन्हें नहीं पहुंचाई है। राइट, तो आंसर है इसका गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, यानी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, तो उन्होंने पहला फार्मर प्रोड्यूसर टी कंपनी बिहार की रजिस्टर करवाई है। इसका क्या नाम रखा है? ये कहां से करवाई है ये बता दीजिए। तो इसका नाम रखा है महानंदा। ये बेसिकली क्या है, बिहार में जो जीविका दीदी होती है ना, आपको पता होगा बिहार सरकार की एक योजना है जीविका, तो उसी के तहत जीविका दीदी होती हैं। तो जीविका दीदियों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करी है चाय की, और इसे बिहार की सरकार ने भी अपना ऑफिशियल कर दिया है, और हमारे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी उसको सर्टिफाई कर दिया है। तो ये कहां पे शुरू हुई है? याद रखिए, ये महानंदा के नाम से स्टार्ट हुई है और ये किशनगंज में हुई है। तो आंसर है इसका किशनगंज। और यहां पे चाय की जो कल्टीवेशन है उसमें, यानी चाय की जो कृषि होती है, कल्टीवेशन होता है, उसमें एसोसिएटेड जो जीविका दीदी हैं वो इस कंपनी की मालकिन होंगी। और जो जीविका प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोजेक्ट, जिसको जीविका कहा जाता है। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। आप बस महानंदा याद रखें, उतना काफी है। तो किशनगंज में ये स्टार्ट हुई है। और पिछले क्वेश्चन में मैं आपसे गया के बारे में बता रहा था, तो यहां पे एक चीज और बता दूं, गया को बिहार का सबसे गर्म जिला भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था फल्गु नदी के किनारे है। अब यहां पर एक डैम बन रहा है जिसका नाम है रबर डैम। ये देवघाट करके एक जगह आती है, वहां पे बन रहा है रबर डैम गया में। और ये बिल्कुल विष्णुपद मंदिर है ना, जो गया का बहुत फेमस टेंपल है विष्णुपद मंदिर, उसके बिल्कुल पास है ये रबर डैम। तो ये एग्जाम में आ सकता है, रबर डैम कहां पे बन रहा है? तो आंसर है गया। सारण में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। सारण में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। और कोलकाता और नेपाल से जो व्यापार होता है उसमें भी लाभ मिलेगा इस जलमार्ग के बनने से। सारण में कालू घाट है, वहां पर यह बनेगा बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल। और ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त 2023 तक, यानी लगभग 24 महीने के अंदर यह बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। आपात के खिलाफ आवाज उठाई थी जयप्रकाश नारायण ने, जेपी बोलते थे। तो जयप्रकाश नारायण के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण भी सारण से ही थे, इनका जन्म सारण में हुआ था। तो इन्हें लोक नायक भी बोलते हैं प्यार से। इनके जीवन पर किताब है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का स्वप्न। ये इनकी जीवनी है, इसको लिखा है दो लोगों ने मिलकर, एक है बिमल प्रसाद और एक है सुजाता प्रसाद। बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पे सभी पंचायतों में लाइब्रेरी बन गई है? जितने भी यहां पे पंचायत हैं सब में पुस्तकालय खुलवा दिया गया है, तो यह है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अब सभी पंचायतों में लाइब्रेरी खुल गई है। अभी अभी आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई जाने वाली रामायण सर्किट ट्रेन, रामायण एक्सप्रेस आप जानते हैं, इसमें बिहार का कौन सा सिटी है जो इंक्लूड किया गया है? देखो, जो ये ट्रेन है ये बेसिकली दिल्ली से रामेश्वरम तक जाती है, दिल्ली से रामेश्वरम, और बीच में अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयाग, नासिक, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम। तो इसमें जो बिहार से है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो है ये, आप अगर रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे, रामायण सर्किट ट्रेन में, तो सीतामढ़ी पे भी वो रुकेगी और आपको सीतामढ़ी घुमाएगी। ये ट्रेन पहली बार दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चली, 7 नवंबर 2021 को पहली बार ये चली और रामेश्वरम तक गई। बिहार में एक वहां की सरकार ने सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है चक बिहार। तो चक बिहार के माध्यम से चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा। चकबंदी क्या होता है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाता है,
एक जगह उन्हें एग्रीगेट करके एक बड़ा जमीन का टुकड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि कई बार जमीन के टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उन पर कृषि संभव नहीं हो पाती। तो बहुत सारे किसानों के छोटे छोटे टुकड़े मिला के एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है, उस पर खेती की जाती है, इसे चकबंदी कहा जाता है। तो चकबंदी कार्यक्रम में जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसका नाम है चक बिहार। चक बिहार को बनाया है आईआईटी रुड़की ने बिहार सरकार के लिए। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, रुड़की में, और इसकी मदद से चकबंदी का जो कार्य है वो एकदम सरल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये बिहार के राज्यपाल भी थे पहले। भारत के दो व्यक्ति हुए हैं जो सीधे बिहार के गवर्नर से भारत के राष्ट्रपति बने हैं, एक तो जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति के द्वारा बिहार में शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया गया। यह क्यों? क्योंकि बिहार की जो विधानसभा है उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है ये डिजाइन करी थी एक वास्तुकार थे AM मिलवुड, इन्होंने। अभी 17वीं विधानसभा चल रही है बिहार में और केंद्र में 17वीं लोकसभा चल रही है। तो 25 फीट ऊंचा एक स्तंभ बना है इसी खुशी में वहां पर, जिसको नाम दिया गया है शताब्दी स्तंभ। और बिहार के पहले राज्यपाल थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में एक योजना चल रही है गंगा जल उद्वह योजना। बेसिकली इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। बेसिकली क्या है, यहां पे शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा लोगों को। ठीक है, 3 है, राजगीर, गया और नवादा। यहां पे ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। तो यहां पर गंगा जल मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर घर गंगा जल इसका नारा है। हर घर गंगा जल उपलब्ध कराने को लेकर यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसका नाम है गंगा जल उद्वह योजना। 3 डिस्ट्रिक्ट है, गया, बोध गया एक ही है, राजगीर, गया और नवादा। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर द एल्डरली, यानी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको वरिष्ठ नागरिक या एल्डरली सिटीजन बोलते हैं। उनका रहन सहन का स्तर भारत में सबसे अच्छा किस राज्य में है? तो उसमें बिहार तीसरे नंबर पर रहा। एजेड स्टेट, एजेड स्टेट उसे बोलते हैं जिनमें बूढ़े लोगों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। राजस्थान में भारत में बेस्ट जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है एल्डरली लोगों के लिए। राजस्थान नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे और बिहार नंबर 3। यानी बिहार कम से कम जो बूढ़े लोग हैं उनके रहन सहन के स्तर के मामले में टॉप 3 में रहा। राइट, तो यहां पे एजेड का मतलब वो है जहां पे 50 लाख से ज्यादा आबादी है राज्य की। अगर 50 लाख से कम है तो उनको नाम दिया गया रिलेटिवली एजेड। उसमें हिमाचल नंबर 1 रहा और चंडीगढ़ और मिजोरम नंबर 1 रहे यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में और नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में। यह इंडेक्स दिया है इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस ने। बिहार में भारत देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम राजधानी पटना में बनेगा। पटना में एक संस्थान है जिसे बोलते हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। तो उसके प्रशासनिक भवन को ही पूरी तरह से अब शिल्प कला म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम होगा और यहां पे शिल्प कला मतलब होता है पत्थर से जो चीजें बनती है वो सिखाया जाएगा, लोक कला सिखाई जाएगी, पेंटिंग सिखाई जाएगी। और इस म्यूजियम बनाने का उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को लोक कलाओं में जोड़ा जाए और आकर्षित किया जाए। आप देख सकते हैं यहां पे कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाएंगे। अगर आप रंगाई छपाई सीखना चाहते हैं, बेनु शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, कई तरह की कलाएं हैं, काष्ठ कला, सुजनी कला, चर्म शिल्प, बुनाई शाखा, टेराकोटा वगैरह, पेपर मैश वगैरह, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको कई जो है 6 महीने के अंदर का सर्टिफिकेट कोर्स है वो आप यहां से कर सकते हैं। बिहार में अभी अभी हेलीपोर्ट बनेगा उड़ान योजना के तहत। तो ये कहां बनेगा? हेलीपोर्ट। तो याद रखिए ये बिहार का पहला हेलीपोर्ट होगा, पूरे बिहार का फर्स्ट ये हेलीपोर्ट होगा। तो ये उड़ान योजना के तहत बनेगा, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। और यह बनाया जाएगा बोध गया के राजापुर मोड़ के पास। तो आंसर है बोध गया। बोध गया में राजापुर मोड़ के पास, आप डिस्ट्रिक्ट याद रख लो उतना काफी है। बोध गया के राजापुर मोड़ के पास हेलीपोर्ट बनेगा बिहार में। और अगर पूछें भारत का पहला हेली हब कहां बनेगा तो आंसर है गुड़गांव हरियाणा, जिसे गुरुग्राम बोलते हैं। हेली हब वो बनेगा गुरुग्राम में। बिहार की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है अनुरक्षण। अनुरक्षण मोबाइल ऐप जो है इसमें क्या बेसिकली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी अब हो पाएगी। मान लो कोई ग्रामीण सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चल रही है, तो उसमें कोई ठेकेदार है, उसको आपने ठेका दे दिया सड़क की मरम्मत का,
तो ठेकेदारों को भुगतान तभी करेगी सरकार जब वो तस्वीरें इस मोबाइल ऐप पे लोड करेंगे। तो उन्हें हर जैसे ही कोई भी एक माइलस्टोन अचीव करते हैं उसकी फोटो खींच के इस पे डालनी होंगी, और जो भी विकास कार्य है वो समय समय पे मॉनिटर किया जा सकेगा। इस मोबाइल ऐप का नाम है अनुरक्षण। अब बात करते हैं बिहार में डगमारा जल विद्युत परियोजना। 130 मेगावाट क्षमता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बनाएगा एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, भारतीय जल विद्युत निगम। इसके लिए इन्होंने बिहार राज्य के जल विद्युत निगम के साथ करार करा है। तो ये कहां बनेगी? डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में, कोसी नदी के ऊपर। और कोसी नदी जो है नेपाल से आती है, नीचे की तरफ बिहार आती है और काफी वहां पे तबाही मचाती है, बाढ़ ले आती है, इसलिए इसे बिहार का सौरव बोलते हैं, अतिशोक बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार। फिर ये कोसी नदी जो है ये गंगा नदी में समा जाती है। तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यानी कोई बांध नहीं बनेगा, लेकिन बस नदी में ही स्टेप क्रिएट कर दिया जाएगा। तो नदी का जो नेचुरल जो डाउनवर्ड फ्लो है कोसी नदी का, उसी से बिजली उत्पादन किया जाएगा 130 मेगावाट। सुपौल में कोसी नदी पे बनेगा डगमारा जल विद्युत परियोजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने अभी अभी एक अभियान चलाया, समाज सुधार अभियान। ये इन्होंने मोतिहारी से लॉन्च कराए 22 दिसंबर 2021 को, एकदम लेटेस्ट है ये। इसका नाम रखा है समाज सुधार अभियान। तो इसमें क्या होगा? बिहार के जो 9 डिवीजन हैं वो सब में जाएंगे और लोगों को 3 चीजों के बारे में जागरूक करेंगे। एक है शराबबंदी, एक है दहेज ना लेना, और एक है बाल विवाह ना करना। इनके बारे में वो लोगों को समझाएंगे। तो इसका नाम रखा है समाज सुधार अभियान। ये शुरू कहां से हुआ? तो मोतिहारी से स्टार्ट हुआ ये 22 दिसंबर 2021 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बिहार में 31 मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा। और ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में जो सरकार है वो खर्चा करेगी वो है 12,657 करोड़, 12,657 करोड़ रुपए इतना खर्चा करेगी। 15 दिसंबर को ये योजना शुरू की गई बिहार में, 15 दिसंबर 2021 को। और बिहार में आप ये भी याद रखिए, अगर आपको बिजली का कनेक्शन लगवाना होता है तो आप वो सुविधा ऐप से लगवा सकते हैं। बिहार सरकार की ऐप आती है सुविधा, उस पर आप बिजली का कनेक्शन लगवा सकते हैं। बिहार में टोटल 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे बिहार में। तो इसमें 100 मेगावाट के 2 जगह लगेंगे, टोटल क्षमता हो गई 200 मेगावाट। तो 100 मेगावाट का लगेगा जमुई में और 100 मेगावाट का लगेगा बांका में। इन दोनों को लगाएगी सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम। और इसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्चा राज्य सरकार करेगी। यहां पे आपको यह भी बता दूं कि बक्सर थर्मल पावर प्लांट भी लग रहा है बिहार में। बहुत बड़ा पावर प्लांट है ये, ऊर्जा ताप संयंत्र है जहां पे कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाएगी। तो ये गांव का नाम है चौसा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। यहां पे ये प्रोजेक्ट लगेगा 1320 मेगावाट और सतलुज जल विद्युत निगम इसे भी बना रही है। बिहार का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो गया के डोभी में बनने जा रहा है। गया में ही एक जगह है जिसे हम डोभी बोलते हैं। तो वहां पे बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, औद्योगिक गलियारा, एक तरह से इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क बनेगा। 1600 एकड़ जमीन पे बनेगा और यहां पे 30% उसके चारों तरफ ग्रीन जोन भी होगा जहां पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं अगर इसको भी मिला दें तो ये लगभग 3000 एकड़ में ये पार्क होगा। और गया में ही खादी माल का निर्माण भी हो रहा है। बिहार का पहला खादी माल जो है वो गया में लगेगा। चार्मिंग चंपारण, इसका संबंध किस चीज से है? चार्मिंग चंपारण क्या है? तो चार्मिंग चंपारण वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म जो है, अब उसका नया स्लोगन होगा चार्मिंग चंपारण। यहां पे कल्ट एग्रो टूरिज्म डेवलप होगा। कल्ट मतलब यहां पे है कल्चरल, यानी कल्चरल और एग्रीकल्चरल टूरिज्म, कृषि पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन। तो वाल्मीकि नगर, जहां पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म, अब इसका स्लोगन होगा चार्मिंग चंपारण, क्योंकि वो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो चंपारण में है। तो चार्मिंग चंपारण अब उसको कहा जाएगा वहां पर। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो दूसरा कौन सा बन रहा है? अब अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की सरकार ने घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व। कैमूर टाइगर रिजर्व, यह घोषणा करी अश्विनी कुमार चौबे ने। अब बिहार के 2 खिलाड़ी जिनको
अभी अभी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत, इन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, जो भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड होता है खेल का। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, फिर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। क्यों मिला इन्हें? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो पैरा खेलों में। टोक्यो पैरा खेल जो हुए थे, जो टोक्यो में हुए थे, जापान की राजधानी, जिसका शुभंकर था सोमेटी, मैस्कॉट था इन गेम्स का सोमेटी पैरा खेलों का, और नॉर्मल खेलों का था मिराइटोवा। इसमें हमारे ध्वजवाहक थे टेक चंद ओपनिंग सेरेमनी में और अवनी लखेड़ा क्लोजिंग सेरेमनी में। फिर मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार, इनको पैरा हाई जंप के लिए अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ठीक है, पैरा हाई जंप के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। बिहार के 5 शहर ऐसे हैं जहां पर देश भर के स्टूडेंट्स घूमेंगे, क्योंकि केंद्रीय अनुदान आयोग जो है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने पूरे भारत में 100 जगह का चयन किया है जहां पे वो देश के बच्चे जाएंगे और एजुकेशनल ट्रिप्स करेंगे। उनमें अब 5 बिहार के हैं। तो 5 बिहार के कौन से हैं? नालंदा, बोध गया, जब मैं नालंदा की बात कर रहा हूं तो मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, बोध गया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। तो ये 5 जगह का चयन हुआ है बिहार से केंद्रीय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनके एजुकेशनल टूरिज्म के लिए। जिंदल ग्रुप जो कंपनी है, जिंदल स्टील, जिंदल ग्रुप, वो सुपौल में 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट लगाएगी। ठीक है, जिसकी क्षमता होगी 550 किलो लीटर पर डे। और ये खर्चा कितना करेगी इसमें? 500 करोड़, और इस इथेनॉल प्लांट की क्षमता 550 किलो लीटर पर डे होगी। अभी अभी किताब लिखी गई है 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम। ये मशहूर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की किताब है। तो जब कोरोना में, जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट वेव जब आई थी, तो बिहार के 7 प्रवासी मजदूर जो कि काम करते थे यूपी में, वहां से साइकिल चलाकर 1232 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल करा और वो घर वापस गए। तो उन्हीं की कहानी है ये। गाजियाबाद से लेकर सहरसा तक ये गए थे साइकिल चलाकर, 1232 किलोमीटर साइकिल पर उन्होंने ट्रैवल किया था। तो इनकी कहानी है द लॉन्ग जर्नी होम। इसको लिखा है विनोद कापरी ने। अभी अभी पहली बार बिहार में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन है जो मैथिली में छपी है। इसका नाम है विज्ञान रत्नाकर। मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका विज्ञान रत्नाकर का विमोचन किया गया, और इसमें भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उनके अधीन एक ऑटोनॉमस संस्था आती है, स्वायत्त शासी संस्था विज्ञान प्रसार, उनके द्वारा यह प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, मैथिली में भारत की पहली मैगजीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विज्ञान रत्नाकर। अभी अभी जो मशरूम आप समझते हो, मशरूम एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, तो मशरूम उत्पादन में बिहार का रैंक क्या रहा? यह रैंकिंग दी है मशरूम डायरेक्टोरेट सोलन। सोलन जो है हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे मशरूम निदेशालय है, तो उनके द्वारा लेटेस्ट रैंकिंग दी गई है, और यह रैंकिंग है 2021 वित्तीय वर्ष की। तो इसमें जो मशरूम की बात करें तो बिहार का स्थान रहा तीसरा। मशरूम उत्पादन में बिहार तीसरे नंबर पे रहा। और मशरूम में अगर पूछें कि नंबर 1 पे कौन है, तो याद रखिए पहले नंबर पे है ओडिशा और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार है। अभी अभी सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, इसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में, इन्होंने कौन सी फसल की 2 किस्म तैयार करी हैं? सबौर श्री और सबौर सब। सबौर श्री और सबौर सब, तो ये दोनों ही जो हैं ये चावल की किस्म है। तो आंसर है पैडी। पैडी मतलब राइस, उसकी किस्म तैयार की हैं सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर ने। हमारा जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने अभी अभी बिहार के 6 जिले हैं जिन्हें नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, नक्सल फ्री। अब यहां पे कोई भी माओवादी या नक्सलवादी घटना नहीं होगी, नक्सल फ्री डिक्लेयर किया है, यानी अब ये रेड कॉरिडोर का हिस्सा नहीं होंगे। रेड कॉरिडोर होता है लाल गलियारा, यानी जहां पे भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ये 6 कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, अरवल और ईस्ट चंपारण। ये अब नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसी के साथ ही बिहार में पहले 16 नक्सल प्रभावित जिले थे, अब उनकी संख्या घट के रह गई है सिर्फ 10, क्योंकि 6 जो हैं वो बाहर कर दिए गए हैं, ये 6, तो अब सिर्फ 10 हैं जिनमें नक्सलवाद है।
अभी अभी जो बिहार है वहां पे एक जगह है बंकटवा। तो बंकटवा बिहार का पहला ब्लॉक बना जिसने डबल वैक्सीनेशन कंप्लीट करी, यानी कोविड की दोनों डोज जो है वो पिला दी। तो आपको यह बताना है कि जो बनकटवा है ये कहां पे है। तो बनकटवा जो है ये है पूर्वी चंपारण में। तो आंसर है ईस्ट चंपारण। राइट, चंपारण वही जगह है जहां पे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। तब ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग नहीं थे, एक ही चंपारण था पूरा। अब दो हैं, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। तो बनकटवा बिहार का पहला ब्लॉक बना जिसने दोनों खुराक अपनी जनता को पिला दी। आपको बताना है कि मछली उत्पादन में जो हमारे जो फिशरीज मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिसे मछली पालन मंत्रालय, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने आंकड़े दिए। तो बिहार में मछली उत्पादन में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा। राइट, फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 कौन सा रहा। तो याद रखिए, मछली उत्पादन में जो है नंबर 1 रहा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी जिला नंबर 1 रहा मछली उत्पादन में, और मधुबनी में 76.86 थाउजेंड टन, यानी 76,000 टन, 76,000 लगभग 77,000 टन मछली का उत्पादन हुआ फाइनेंशियल ईयर 21 में। और दूसरे नंबर पर रहा दरभंगा। दरभंगा में 64.22 यानी 64,000 टन मछली उत्पादन हुआ 2021 फाइनेंशियल ईयर में। राइट, ये आंकड़े दिए हमारे पशुपालन, मंत्री पालन और मछली पालन और जो डेयरी मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। बिहार की सरकार ने एमओयू साइन करा है टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। एक बहुत ही आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनेगा 300 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर में। तो टाटा मेमोरियल सेंटर बनाएगा बिहार में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में। इतना ही नहीं, जमुई में मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसकी नींव रखी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें 500 करोड़ का खर्चा होगा। और गया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, गया में, वहां पे मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में बनेगा। बिहार की कौन सी जेल है जो बिहार की पहली जेल है जहां पे डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन अभी अभी चलाया गया? तो यह है बांका जेल। बांका जेल जो है 10 दिन तक यहां पे डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जो डिजिटल पीएमजी दिशा जो योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान इसे कहा जाता है, उसके तहत बिहार के सभी निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को अब मान्यता लेने से पहले ई संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। तो बिहार की सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है ई संबंधन। ई संबंधन पोर्टल क्या है? आप अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल खोलते हैं और उसे आप सीबीएसई या आईसीएसई वगैरह से मान्यता दिलवाना चाहते हैं, तो पहले आपको ई संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद यहां से आप एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर आप सीबीएसई आईसीएसई के पास जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो यह पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका नाम है ई संबंधन पोर्टल। ई संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद ही निजी स्कूल को राज्य सरकार से एनओसी मिल पाएगा, और राज्य सरकार से एनओसी लेने के बाद फिर निजी विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से वो मान्यता लेना चाहे वो ले पाएगा। एक महिला है बिहार की जिनका नाम है वंदना कुमारी। तो वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड इन्हें दिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। तो ये कहां की हैं? ये बांका जिले की हैं। बांका जिले के कटोरिया ब्लॉक की मेढ़ा गांव की रहने वाली हैं, और ये इन्हें कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। अभी अभी एक नया हाईवे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, NH139W। यह पटना को किससे जोड़ेगा? इसको अप्रूवल मिल गया है, तो यह जोड़ेगा अभी अभी जो अप्रूव हुआ है पटना को बेतिया से। पटना को बेतिया से जोड़ेगा। बेतिया वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है, तो वहां से जोड़ेगा, और 139W इसका नाम होगा। टोटल जो डिस्टेंस है वो पटना और बेतिया के बीच में 167 किलोमीटर से कम हो जाएगा। राइट, और 2.5 घंटे से ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा पटना और बेतिया के बीच में। इसका नाम है NH139W। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया है। बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, यानी खेल विश्वविद्यालय बनेगा। तो यह बनेगा राजगीर में, नालंदा। यह बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इसी के साथ बिहार
छठा राज्य है जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगा। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी पंजाब में भी बनी है, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला, और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनी अभी अभी, मेरठ में भी बनी है। मेरठ में होगी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसका नाम रखा जाएगा यूपी में। तो बिहार की बनेगी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में, और बिहार छठा राज्य होगा जिसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इसमें 1/3 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व होगी। अब बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर बिहार में है। तो इन्होंने कहा है कि 5 स्टेशन है जिन्हें विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, और इससे 1 महीना पहले भी इन्होंने कहा था कि 5 रेलवे स्टेशन को हम रीडेवलप करके वर्ल्ड क्लास स्टेटस देंगे। तो जो पहले कहा था वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली, और जो नए 5 हैं वो हैं सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और धनबाद। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए 10, इनमें जो बिहार के हैं आप उनको वो कर सकते हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो मुगल सराय बोलते थे यूपी में है, धनबाद वाला झारखंड में है। तो सीतामढ़ी, बरौनी और दरभंगा ये विश्व स्तरीय बनेंगे बिहार में। और इससे पहले जो घोषणा हुई थी उसमें गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय ये वाले बिहार के हैं, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो आई होप ये क्लियर होगा अब आपको। इनमें से अभी अभी कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने बक्सर में एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन करा, यानी जो बायोमेडिकल अपशिष्ट होता है उसको जलाया जाएगा, यहां पे इंसिनरेट किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन करा प्रोफेसर के विजय राघवन ने, जो हमारे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया, बक्सर में यह सेटअप किया गया है। बिहार में अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप SC ST या OBC EBC स्टूडेंट हैं, तो आपकी फैमिली इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी आपके परिवार की सालाना आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये पहले 2.5 लाख था, अब बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। तो आंसर है 3 लाख। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए साल से कम होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। बिहार में दीदी की रसोई ये योजना कहां से शुरू की गई? दीदी की रसोई योजना तो ये औरंगाबाद सदर अस्पताल से शुरू की गई। तो आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो सदर हॉस्पिटल है वहां पे पहली दीदी की रसोई बनी है बिहार में। और दीदी की रसोई जो है, अस्पतालों में जो मरीज हैं उन्हें 3 समय खाना मिलेगा, मुफ्त पौष्टिक खाना मिलेगा। साथ ही परिजनों जो को भी खाना मिलेगा, जो मरीजों के साथ लोग आते हैं उन्हें भी खाना मिलेगा। तो ये औरंगाबाद के सदर अस्पताल से योजना शुरू की नीतीश कुमार जी ने। अभी अभी मैकडॉवल गोलंबर पार्क ये बनेगा, कहां बनेगा? तो मैकडॉवल गोलंबर पार्क जो है ये कंकड़ बाग पटना में बनेगा। और पटना में एक पार्क और बन रहा है, मेडिसिनल पार्क। मेडिसिनल पार्क, औषधीय पार्क, ये भी पटना में बन रहा है। ये पुनई चरक नाम की जगह पे बन रहा है पटना में। बिहार में कहां पे बापू टावर की स्थापना की जाएगी? महात्मा गांधी जी की जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनकी जो दर्शन है वो सब यहां पे होगा। तो बापू टावर जो बनेगा वो पटना में ही बनेगा। तो पटना में ही बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। और जो मोइनुल हक स्टेडियम है पटना में, उसके पास साइंस सिटी भी बन रही है, साइंस सिटी। अभी अभी केंद्र सरकार ने जो नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की थी, जिसमें बहुत तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनेगा, तो बिहार का कौन सा हवाई अड्डा है जो प्राइवेट सेक्टर को लीज पर किराए पे दिया जाएगा 2023 तक? तो ये एयरपोर्ट है पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बोलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को किराए पे दिया जाएगा 2023 तक। बिहार में सब्जी उत्पादन और सब्जियों को सही मार्केट तक पहुंचाने के लिए तरकारी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई। ये कहां से स्टार्ट हुई है? तरकारी एक्सप्रेस किसी ट्रेन का नाम नहीं है, ई रिक्शा का नाम है। ई रिक्शा चलाए जाएंगे जिससे सब्जियों को किसानों के खेतों से मार्केट में लाया जाएगा और सही दाम जिससे किसानों को मिले। तो ये ई रिक्शा शुरू किए गए हैं, तरकारी एक्सप्रेस। तो ये पटना में शुरू किए गए हैं और अब बाकी जगह पर भी ये शुरू किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तरकारी एक्सप्रेस पटना में स्टार्ट किया गया है। तरकारी मतलब सब्जी। अभी अभी बिहार के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन मिला है? यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के, अब तो स्वर्गीय हैं, बिपिन रावत जी, उनके विभाग के द्वारा उन्हें सराहना मिली। इनका क्या नाम है? इनको प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
प्रशस्ति सम्मान मिला है। इनका नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। एशियाई विकास बैंक की मदद से बिहार रोड रिसर्च सेंटर बनेगा कहां पे? सड़क अनुसंधान केंद्र। तो जैसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसी की तर्ज पे बनेगा, और यह बनेगा मोकामा, और मोकामा पटना में है, तो मोकामा में बनेगा रोड रिसर्च सेंटर, सड़क अनुसंधान केंद्र। अभी अभी नीतीश कुमार जो है, उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इंस्पेक्ट करा विकास भवन पटना में, और मुजफ्फरपुर और नालंदा में इसका पहला प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है? यहां से आप पटना में बैठे बैठे जो दूसरे जगह है बिहार के, वहां पे हेल्थ सेंटर कैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या प्राथमिक उपचार केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उन पे आप नजर रख सकते हैं। वहां पे कोई मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की कमी वगैरह है, वो सब पूरी कर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर और नालंदा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है इंस्पेक्ट किए गए विकास भवन पटना में नीतीश कुमार जी के द्वारा। और पटना में मेट्रो भी बन रही है। इसको बनने में खर्चा आएगा 13,365 करोड़। इसमें से 8,000 करोड़ का लोन लिया जाएगा, और यह लोन 3 जगह से लिया जाएगा, यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अब पटना मेट्रो कैसे बनेगी? तो ये आप पटना मान लीजिए, तो इसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो एक तो वेस्ट से ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये दानापुर से मीठापुर तक, दानापुर से मीठापुर, ये होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और एक है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ में पटना रेलवे स्टेशन से लेके न्यू आईएसबीटी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी, और ईस्ट वेस्ट होगा दानापुर से मीठापुर। भागलपुर में नटखट साइंस लैब शुरू की गई है सरकारी स्कूलों में। तो ये एक व्यक्ति हैं शेखर सुमन, इनके प्रयास से की गई है। ये लैब के प्रोजेक्ट हेड हैं। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए की गई है ये नटखट साइंस लैब। विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि बढ़े, इनको कई तरह के असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की परमिशन मिलेगी। तो नटखट साइंस लैब खोले गए भागलपुर में, बिहार में। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स आया है। यह बताता है कि जो हमारे शहर हैं, बड़े शहर, उनमें सतत विकास लक्ष्य जो कि 17 हैं और हमें अचीव करने हैं 2030 तक, इनको अचीव करने के मामले में कौन सा शहर आगे है? तो इसमें 56 शहरों का आकलन किया गया और पटना 52वें नंबर पर रहा। तो पटना का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। सतत विकास लक्ष्यों को अचीव करने में नंबर 1 पूरे भारत में है शिमला। 56 शहरों में से नंबर 1 शिमला रहा। इसने टॉप किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स को, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक को। शिमला का स्कोर था 75.5 और पटना का था 57.29। तो पटना कौन सी कैटेगरी में है? इसमें पटना जो है परफॉर्मर कैटेगरी में जगह बनाई। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली सर्वे जो 5 रिलीज करा हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल फैमिली सर्वे के मुताबिक बिहार के कई रेशोज आपको याद रखने हैं। बिहार में जो लिंग अनुपात है वो पहले 1062 था 2015-16 में, अब वो इंप्रूव होके हो गया है 1090। यानी बिहार में हर 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। उसके अलावा अर्बन और रूरल एरिया में अलग अलग है। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं, शहरी जो इलाके हैं बिहार में, उनमें लिंग अनुपात है 982, यानी हर 1000 महिलाओं पर, हर 1000 पुरुषों पर 982 महिलाएं हैं। और 1090 मतलब क्या होता है? हर 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। तो 1000 से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, इसका मतलब भ्रूण हत्या वगैरह नहीं हो रही अगर 1000 से ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में 1111, तो वहां पे हर 1000 पुरुषों पर 1111 महिलाएं हैं। बच्चों की जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 46.8 है। यानी बिहार में अगर हर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 46.8 उनकी डेथ हो जाती है। पहले ये थी 48.1 पिछले सर्वे में, यानी NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में। तो ये इंप्रूव हुई है डेफिनेटली। फिर एक चिंता की बात यह है कि बिहार में जो 15 से 49 साल की महिलाएं हैं, 15 से 49 साल की एज ग्रुप में जो किशोरियां या जो महिलाएं हैं, एडल्ट वयस्क हैं, उनमें साक्षरता सिर्फ 55% है। तो बिहार में वुमेन की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर बहुत कम है, 55%। ये एक चिंता का विषय है। और बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 है, यानी बिहार में औसतन एक जोड़ा 3 बच्चे पैदा करता है। और यह रेट 2.1 से ज्यादा है, इसका मतलब बिहार की आबादी बढ़ रही है।
7 नवंबर 2021 को छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था धर्म धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। यहां पे ये थीम लिखा भी है इसके ऊपर। और पहला धर्म धम्म सम्मेलन जो हुआ था 2012 में सांची में मध्य प्रदेश में हुआ था, और पिछला वाला भी नालंदा में हुआ था जो 5वां हुआ था, और अब छठा भी नालंदा में हुआ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने, और इसको तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। नीतीश कुमार ने 23 अक्टूबर को रबी महाअभियान लॉन्च करा। एक खरीफ फसलें होती हैं, एक रबी फसलें होती हैं। तो रबी फसलें जैसे गेहूं या बारले, बारले मतलब क्या होता है? इसको जौ बोलते हैं हिंदी में। ओट, ग्राम यानी चना और सरसों इत्यादि, ये रबी फसलें होती हैं जो विंटर में ग्रो होती हैं और होली के आसपास हार्वेस्ट हो जाती हैं, ये मार्च के आसपास। तो क्या है रबी महाअभियान? रबी महाअभियान के तहत मशीनरी बैंक बनेंगे, यानी अगर जो किसान है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, फार्मर ग्रुप हैं, किसानों के संगठन हैं, अगर उन्हें मशीनें चाहिए तो किराए पे मिल जाएंगी मशीनरी बैंक जो है वहां। और मशीनरी बैंक बनने के लिए जो खर्चा है उसमें 80% तक की छूट सरकार देगी, 8 लाख रुपए तक। मान लो आप मशीनरी बैंक लगाना चाहते हैं, आप कृषि उपकरण खरीद लिए आपने बहुत सारे, और अब आप उन्हें किराए पर देकर व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप कृषि उपकरण खरीद लीजिए, उसमें जितना भी खर्चा आएगा 80% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी, 8 लाख रुपए तक मैक्सिमम। तो मशीनरी बैंक आप खोल सकते हैं। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अलग तरह से दिखती है डॉल्फिन। इसमें आगे स्नाउट होता है, इसमें ये दांत होते हैं। तो काफी अलग तरह की डॉल्फिन होती है गंगा में पाई जाने वाली। तो गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया गया, और इस उपलक्ष्य में अश्विनी कुमार चौबे जो हैं मंत्री, उन्होंने गंगेटिक डॉल्फिन सेंसस की घोषणा करी, यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की गणना होगी। और डॉल्फिन कंजर्वेशन फोर्स भी बनाया जाएगा, डॉल्फिन संरक्षण बल भी बनाया जाएगा डॉल्फिन को बचाने के लिए। और सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक, यह 60 किलोमीटर का एरिया है, सुल्तानगंज से कहलगांव, इसको अब एक गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। राइट, सुल्तानपुर भागलपुर में आता है, तो यहां से कहलगांव जो है ये भी भागलपुर में है। तो यहां 60 किलोमीटर का जो एरिया है सुल्तानगंज से कहलगांव, ये अब एक संरक्षित क्षेत्र होगा, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए। और गंगेटिक डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2009 में 5 अक्टूबर के दिन, इसलिए 5 अक्टूबर को हम गंगेटिक रिवर डॉल्फिन डे मनाते हैं। इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी खतरे में यह है। और भागलपुर में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी है, जो बहुत पुरानी है और भारत की एकमात्र गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, विक्रमशिला भागलपुर में। बिहार में 92 महिलाएं हैं जिन्हें ट्रेन किया गया कमांडो के तौर पे। इनकी ट्रेनिंग की गई महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुक्तखेड़ में। तो ये कमांडो हैं, बकायदा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की महिला कांस्टेबल थी पहले ये 92, अब इनको कमांडो बना दिया गया है। और इनको एंटी टेररिज्म स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह या नक्सलवादी इलाकों में या आतंकवाद से निपटने के लिए इस्तेमाल इनका किया जाएगा। और इनकी ट्रेनिंग पहले पटना, देहरी ऑन सोन में हुई, और फिर बाद में मुक्तखेड़ जो है परभणी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र वहां पे हुई। तो इनकी ट्रेनिंग CRPF के साथ हुई है। CRPF का सेंटर है ये मुक्तखेड़ में, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हुई। पहली बार है बिहार में कि महिला कमांडो उनको ट्रेन किया गया है, मतलब स्टेट पुलिस की महिलाओं को कमांडो के तौर पे ट्रेन किया गया है। बिहार का कौन सा जिला है जिसका पराली प्रबंधन यानी स्टबल मैनेजमेंट सिस्टम पूरे बिहार में फॉलो किया जाएगा? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है रोहतास। रोहतास का जो पराली प्रबंधन है वो बहुत उत्कृष्ट है। क्या होता है रोहतास में? तो रोहतास में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने क्या किया, जो यहां पे पराली होती है उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, यानी कि हाई प्रेशर में उसको एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन को स्ट्रेबलर कहा जाता है। उसके बाद जब आप इस बंडल को, ये बंडल बन जाता है इसमें, राइट, जब आप मशीन में डालते हो पराली को तो एक बंडल बन के बाहर आता है। इस बंडल को आप जो डेयरी सोसाइटी हैं उन्हें बेच देते हो, जहां पे ये फॉडर का काम करता है, यानी पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारे का काम करता है। इससे किसानों को आमदनी उनकी बढ़ती है। राइट, तो पराली जलाने की बजाय आप उसका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हो। तो ये है रोहतास मॉडल।
अब ये पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। इनफैक्ट रोहतास का जो ये मॉडल है इसे इको एग्रीकल्चर अवार्ड भी दिया गया था 2021 मई महीने में। कृषि विज्ञान केंद्र जो है रोहतास के, उनका ये मॉडल है और अब ये हर जगह लागू होगा। अभी अभी आनंद कुमार बहुत ही सेलिब्रिटी टीचर हैं, सुपर 30 के फाउंडर, इन्हें साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनरी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड इन्हें दिया एनसीटीएस। तो एनसीटीएस एक संस्था है जो गुजरात में रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई। आज की तारीख में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इनके द्वारा यह क्यों दिया गया आनंद कुमार को? क्योंकि इन्होंने आईआईटी एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग जो है वो गरीब बच्चों को दी। और एक पुल बनेगा बिहार में, यह सोन नदी पे बनेगा रोहतास में, राइट। रोहतास में पांडुका एक जगह है, वहां पे बनेगा और इसका कंस्ट्रक्शन बिहार राज्य पुल निगम यानी बिहार स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन करेगा। तो ये किसको जोड़ेगा? ये झारखंड में गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे श्रीनगर एक जगह है, उसको जोड़ेगा बिहार के रोहतास के पांडुका। ठीक है, तो ये ब्रिज बनेगा और इसमें खर्चा आएगा 210 करोड़। ये 2024 मार्च तक बनके तैयार हो जाएगा। इससे रोहतास डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी झारखंड में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक ब्रिज आपको और बताता हूं जो बन रहा है, बन चुका है, वशिष्ठ नारायण ब्रिज। वशिष्ठ नारायण ब्रिज, तो ये भी जो है बना है, कोइलवार में बना है, भोजपुर में। इसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह जो है उनके नाम पे रखा गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वशिष्ठ नारायण सेतु जो इसे कहा जाता है, कोइलवार ब्रिज। और जो कोइलवार ब्रिज है, वशिष्ठ नारायण ब्रिज, ये कौन सी नदी पे बना है? तो ये भी सोन नदी पे बना है। सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है, ये आप जानते होंगे। अभी अभी 34.5 किलोमीटर लंबा सड़क जो है पटरी, रेल की पटरी वाला रास्ता बना है। यह जोड़ेगा मधुबनी के